अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। और आज हम लोगों ने पढ़ना है ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होगा, जिसको ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो टेस्ट के लिए जो है टैबलेट्स वगैरह भेजेगा कि उसकी टेस्टिंग करें और बताएं कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी, कोई अडल्ट्रेशन या ये कोई स्पूरियस ड्रग है, या इसके अंदर अगर ऊपर 500 मिलीग्राम ड्रग लिखी हुई है तो एक्चुअल में उसके पास ऊपर अंदर 500 मिलीग्राम ड्रग ही प्रेजेंट है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजों को देखने के लिए ड्रग को गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजा जाएगा। वो उसके ऊपर टेस्ट और एनालिसिस करेगा, टेस्टिंग करेगा जो भी उसको सैंपल भेजा गया है अंडर द एक्ट और रूल्स के मुताबिक, और एक रिपोर्ट बनाएगा, एक फर्निश द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाएगा द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस इन फॉर्म 7। वो फॉर्म 7 के अंदर जो है वो रिपोर्ट बनाएगा। फॉर्म 7 किस तरह का है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि एक रिपोर्ट उसने बनाई है कि नेम ऑफ द इंस्पेक्टर, जिस इंस्पेक्टर से उसको रिसीव हुई है, ये फॉर्म 7 है। सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ द इंस्पेक्टर मेमोरेंडम। ठीक है, ये जो इंस्पेक्टर ने जो इसको मेमोरेंडम या फॉर्म भेजा था फॉर्म 6, उसके ऊपर क्या डेट थी और सीरियल नंबर क्या था, किस डेट को रिसीव हुआ था। नेम ऑफ द ड्रग परप्यूटिंग टू बी कंटेन्ड इन द सैंपल, कौन सा ड्रग जो था उसके अंदर। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी सील्स की, जो उसके ऊपर साइन और स्टैंप हुए थे इंस्पेक्टर के। रिजल्ट ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस, और टेस्ट और एनालिसिस के रिजल्ट क्या हमें मिले हैं। ठीक है, ये सारा का सारा इस गवर्नमेंट एनालिसिस ने उसने बताना होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट एनालिस्ट शेल कंडक्ट टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होगा वो टेस्ट और एनालिसिस करेगा सैंपल का, जो कि ड्रग का सैंपल उसको भेजा गया है, इन राइटिंग बाय इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने भेजा था और उसके साथ में उसको मेमोरेंडम भी भेजा था, फॉर्म 6 भेजा था। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी जो भेजता है गवर्नमेंट एनालिस्ट को कोई टेस्ट और एनालिसिस, या कोई दूसरा पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कोई गवर्नमेंट का इदारा भेजता है, तो वो जो है उसकी रिपोर्ट बना के देगा इंस्पेक्टर को या गवर्नमेंट इदारे को, या कोई पब्लिक इदारा है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसको जो है वो बना के देगा। ठीक है, रिपोर्ट बना के देगा। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट शेल फॉरवर्ड टू गवर्नमेंट मंथली रिपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो पूरे मंथ की रिपोर्ट, जितने भी उसने सैंपल्स को टेस्ट किया होगा, वो उनकी रिपोर्ट बना के, जिसके अंदर सारे रिजल्ट्स होंगे, कितने सैंपल टेस्ट किए हैं उसने मंथ में, पूरे कितना एनालिसिस किया है, सारे जितने सैंपल्स हैं। ठीक है, पूरे महीने के अंदर, फॉर पब्लिकेशन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और ताकि वो गवर्नमेंट को सेंड कहता है, गवर्नमेंट जो है उसके बारे में कोई फैसला ले सके। ठीक है, डिस्क्रिशन से मुराद है कि फैसला ले सके कि इनके बारे में क्या करना है हमने, एंड फर्निश सच अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को बताता है, जो कि गवर्नमेंट को रिक्वायर होती है या जरूरत होती है। ठीक है, प्रोसीजर ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सैंपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर इंस्पेक्टर। ठीक है, जब भी प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ सैंपल्स फ्रॉम द इंस्पेक्टर, जब सैंपल से वो इंस्पेक्टर से वो सैंपल रिसीव करता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम द इंस्पेक्टर, जब इंस्पेक्टर कोई सैंपल भेजता है, ठीक है, गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो शैल कंपेयर, ठीक है, कंपेयर करता है सील्स ऑन द पैकेट। ठीक है, जो कि वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई टैबलेट है या कोई कोई भी चीज है, उसके ऊपर जो इंस्पेक्टर की साइन और स्टैंप लगे हुए हैं, इंस्पेक्टर का कोई साइन है, जैसे कि ये फलाना फलाना इसका नाम है, या ये इसका नाम है, और उसके ऊपर इंस्पेक्टर के जो सिग्नेचर हुए होंगे कोई भी। ठीक है, उसके साइन और स्टैंप को कंपेयर करेगा एंड शेल, और उसके साथ किसके साथ कंपेयर करेगा, जो स्पेसिमन इम्प्रेशन उसको रिसीव हुआ है, यानी कि फॉर्म 6 के अंदर जो इंस्पेक्टर ने फॉर्म भेजा था उसके अंदर जो स्टैंप लगी हुई है उसके साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, और उसकी नोट करेगा कंडीशन के, उसकी जो सील है वो बिल्कुल सही तरह, या उसके ऊपर जो स्टैंप है वो बिल्कुल सही है, या पैकेट जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज हुआ है। ठीक है, उसको किसी ने खोलने की कोशिश तो नहीं की है उसके अंदर, यानी कि अगर पहले खराब सैंपल था उसके अंदर आप सही सैंपल रखने की कोशिश की हो रास्ते में, तो किसी ने कोई भी छेड़छाड़ की हो सफर के दौरान। ठीक है, एंड आफ्टर द टेस्ट एंड एनालिसिस हैज बीन कंप्लीटेड, और जब उसके बाद जब टेस्ट एंड एनालिसिस कंप्लीट हो गया, ही शैल फोरविथ सप्लाई टू द इंस्पेक्टर एंड बोर्ड। उसी टाइम वो जो है इंस्पेक्टर को और बोर्ड को जो है एक रिपोर्ट बना के देगा टेस्ट और एनालिसिस की।
उसके बाद जो है फी फॉर द टेस्ट और एनालिसिस ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, कितनी फीस है टेस्ट और एनालिसिस की। अ गवर्नमेंट एनालिस्ट में रिसीव अ सैंपल फ्रॉम द ड्रग ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ पर्सन अदर देन इंस्पेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो ड्रग का सैंपल रिसीव कर सकता है किसी दूसरे पर्सन से भी, इंस्पेक्टर के अलावा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है या कोई गवर्नमेंट का इदारा हो सकता है, ठीक है। अगर वो सैंपल ऑफ ड्रग को रिसीव करता है किसी भी पर्सन से, ठीक है, तो या गवर्नमेंट एनाल कहीं किसी भी और इदारे से या किसी पर्सन से, ठीक है, गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो फीस चार्ज करेगा एनालिसिस की, टेस्ट और एनालिसिस की। एक रेट जो है स्पेसिफाई हुआ हुआ है उनका स्केड्यूल सी के अंदर। स्केड्यूल सी में आपको दिखाता हूँ कि यही लॉ के अंदर है स्केड्यूल सी। स्केड्यूल सी के अंदर बेसिकली प्राइसेस लिखी हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फिजिकल, ये स्केड्यूल सी है, अगर किसी ने फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है इसके इतने पैसे 120 रुपए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए लीकेज टेस्ट करवाना है 140 रुपीज है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के 130 रुपीज हैं, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट प्राइसेस लिखी हुई हैं टेस्ट की। तो ये इतने सारे टेस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट करते हैं, करके देते हैं, और यानी कि उनको ड्रग को डिटरमिन करते हैं कि ये बेसिकली जो ड्रग है उसके अंदर वाकई ही ड्रग प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। आगे है, ये कहता है कि फीस जो है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे गवर्नमेंट कहेगी वैसे वैसे चेंज भी होती रहती है, ठीक है, ये जो लिखी हुई है। अब उसके बाद आता था चैप्टर 3। चैप्टर 3 लाइसेंस अंडर द रूल्स, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो ऐसी अथॉरिटी जो लाइसेंस इशू कर रही है, में इशू अ लाइसेंस ऑफ फार्मेसी और अ मेडिकल स्टोर, वो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी को लाइसेंस इशू कर सकती है। एप्लीकेशन फी फॉर द लाइसेंस, लाइसेंस के लिए क्या एप्लीकेशन फीस होगी, ठीक है। अ पर्सन में अप्लाई फॉर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, पर्सन जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है ताकि उसको वो ग्रांट मतलब हासिल कर सके या रीन्यू करवा सके अपना लाइसेंस। रेफर टू इन रूल 14, ठीक है, रूल 14 के मुताबिक इन फॉर्म 8A और फॉर्म 8B, ठीक है, फॉर्म 8A के ऊपर और या फिर फॉर्म 8B के ऊपर। फॉर्म 8A जो है, फॉर्म 8A जो है अप्लाई करने के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, फार्मेसी के लिए है। और फॉर्म 8B जो है वो किसके लिए है, मेडिकल स्टोर के लिए है, ठीक है। मेडिकल स्टोर के अंदर हम लोग स्केड्यूल G की ड्रग्स जो है वो नहीं रख सकते हैं। फॉर्म 8A के अंदर जो फार्मेसी के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फार्मेसी का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फार्मेसी के अंदर हम लोग स्केड्यूल G वाली ड्रग्स जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। ओके। एप्लीकेंट जो है वो फीस जो है जो भी उसकी फी होगी, अ, यानी कि फार्मेसी ओपन करने के लिए या मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए, वो हेड के नाम पे जो अकाउंट होगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो भी अकाउंट नंबर है 1252 हेल्थ, ठीक है, और वहां पे जो है वो जमा करवाएगा, डिपॉजिट द फी जमा करवाना लाइसेंस की, ठीक है। 3000 रुपीज फॉर अ लाइसेंस ऑफ फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी का लाइसेंस हासिल करना है तो 3000 फीस है। अब तो 10,000 से ऊपर फी है इसकी एग्जैक्टली, ठीक है। आई थिंक सो लगभग 17,000 के लगभग है। एंड 2000 फॉर, ठीक है, मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए 2,000 रुपया फीस थी, ठीक है, जब ये लॉ आया था, ठीक है। 3000 फी थी फार्मेसी के लिए, ठीक है। उसके बाद 2000 फी है रीन्यूअल। अगर आपने फार्मेसी का लाइसेंस रीन्यू मतलब लाइसेंस आपके पास है, अब आपको फार्मेसी चलाते हुए 2 साल हो गए हैं, अब आपका लाइसेंस रीन्यू होना है तो उसकी रीन्यूअल की फीस जो है वो 2,000 रुपये है। और 1,000 रुपीज जो है वो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रीन्यू करने की फीस है, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस इशू करेगी या रीन्यू करेगी के सब्जेक्ट टू द कंडीशंस है, ठीक है, जो कि कंडीशन बताई हुई है, जो कि असूल बताए हुए हैं प्रेस्क्राइब, इन कंडीशंस को अगर आप पूरा करें उन बेसिस के ऊपर लाइसेंस को ग्रांट करेगी या देगी या फिर रिन्यू करेगी अगर वो चीजें पूरी हो रही हैं। एप्लीकेंट, अगर, ठीक है, अगर जो है क्वालिफाइड पर्सन जो है चेंज होता है, अब फार्मेसी जो होती है ना वो दो लोगों को लाइसेंस मिलता है, मतलब दो लोग मिलके एक लाइसेंस लेते हैं एक जगह के लिए। फार्मेसी है बेसिकली, ये फार्मेसी है मैंने बनाई है, तो दो लोगों को फार्म एक लाइसेंस ग्रांट होता है, यानी उसके अंदर एक होता है क्वालिफाइड, ठीक है, और एक होता है प्रोपराइटर। क्वालिफाइड वो होता है जो कि जिसने फार्मेसी पढ़ी होती है या जो कि ड्रग्स की सुपरविजन कर रहा होता है, ड्रग्स को जो है वो देख रहा होता है कि मतलब जिसने
ख्याल रखना होता है फार्मेसी का, ठीक है। प्रोपराइटर जो होता है वो अनपढ़ होता है, अनएजुकेटेड होता है, उसे नहीं पता होता है किस दवाई को जो है किस टेम्परेचर के ऊपर रखना है, किसको, जैसे कि सेंगोबियान कैप्सूल्स हैं उसको फ्रिज में रखा जाता है क्योंकि वो जो है उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। जैसे कि आप पीनोफर है, इंसुलिन है, उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, फ्रिज या फ्रीजर के अंदर रखना है, ठीक है। ये इस तरह की चीजें जो है प्रोपराइटर एक अनएजुकेटेड है उसको नहीं पता है, क्वालिफाइड को पता है, जो फार्मासिस्ट है या फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट है उसको ये चीजें पता है, ठीक है, और उसने ये सारी चीजों को क्या करना है, मैनेज करना है। तो अगर इन केस, ठीक है, एक जगह पे क्वालिफाइड चेंज होता है, फॉर एग्जांपल एक कोई क्वालिफाइड है, किसी को अच्छी जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो जब क्वालिफाइड चेंज होगा तो 50% फी पे जो दोबारा करनी है। जैसे कि मेरे पास लाइसेंस तो है, लाइसेंस मुझे 5 साल का मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद मेरा जो है क्वालिफाइड चेंज हो गया, उसको कहीं और जॉब करनी है या इसको कहीं और जो है वो मिल गया, तो मुझे हाफ फी पे करनी पड़ेगी, यानी कि ये 3000 फी है, ठीक है, और तो इसकी हाफ जो है वो 1500 मुझे फी पे करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा क्वालिफाइड जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। और ये सारी फीसेस जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहती है। फॉर्म ऑफ लाइसेंस टू सेल ड्रग्स, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट जिस फॉर्म के ऊपर लाइसेंस देती है वो फॉर्म 9 फार्मेसी के लिए होता है, ठीक है, और फॉर्म 10 जो है वो मेडिकल स्टोर के लिए होता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किन फॉर्म्स के ऊपर लाइसेंस देती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्म 9 के ऊपर, ये फॉर्म 9 है कि ये मिस्टर मिसेस हैं, इन्होंने जो है लाइसेंस अप्लाई किया है कि ये ड्रग्स को बेच सकते हैं, ठीक है। और इनकी फार्मेसी या इनकी प्रीमिसेस जो है, इनकी जो इस जगह पे इधर एड्रेस वगैरह आता है, प्रोपराइटर का नाम आता है, उसका आईडी कार्ड नंबर आता है, फिर उसके बाद ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड होता है, जो कि इंचार्ज होता है फार्मेसी का, उसका नाम वगैरह पता आता है, और उसका आईडी कार्ड नंबर आता है, ठीक है। ये इस तरह से गवर्नमेंट इस फॉर्म के ऊपर लाइसेंस देती है, ठीक है। ये इसके नीचे कंडीशंस ऑफ लाइसेंस लिखी हुई है, ठीक है। आजकल तो साथ में मैप भी लगाते हैं, तस्वीर भी लगाते हैं, ठीक है, दोनों की, प्रोपराइटर की भी लगाते हैं और जो है फार्मासिस्ट होता है उसकी भी। अब ये फॉर्म 10 के अंदर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलता है, ठीक है। मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के अंदर, इसके मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जो मिलता है, जो फार्मेसी टेक्नीशियंस को बेसिकली मिलता है, उसके अंदर ये है कि आप बाकी सारी ड्रग्स रख सकते हैं, सिर्फ आप स्केड्यूल G की ड्रग्स जो है वो नहीं रख सकते। स्केड्यूल G क्या है बेसिकली, ये स्केड्यूल G है, इसके अंदर ये, ठीक है, इसके अंदर ये सारी की सारी ड्रग्स जो है वो मेडिकल स्टोर के अंदर नहीं रख सकते। उसके अंदर डिफरेंट तरह की वैक्सीन आती हैं, जैसे कि एंथ्राक्स वैक्सीन, BCG वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, मीजल्स, MMR, रुबेला वैक्सीन, रिफाम्पिसिन इंजेक्शन, एंटी लेप्रोसी, लेप्रोसी एक बीमारी होती है उसकी अद्वियात नहीं रख सकते, ठीक है। जो कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स हैं वो नहीं रख सकते। एनेस्थीसिया, बेहोशी वाली अद्वियात जो है वो नहीं रख सकते। प्रोपोफोल जो है बहुत ज्यादा यूज होता है बेहोशी वगैरह के लिए। एंटीबायोटिक्स नहीं रख सकते, कुछ कुछ हैं, ये 6 जो लिखी हैं, कोलिस्टीन, वेंकोमाइसिन, इमीपेनम, ठीक है। ये 6 तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, ये इतनी ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होती हैं। वेंकोमाइसिन तो खैर अब बहुत ज्यादा यूज होती है, इमीपेनम भी बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। आइनोट्रॉपिक्स, ठीक है, ये हार्ट की मेडिसिन हैं, इंजेक्शन हैं ये, डाइनोप्रोस्टोन, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह, ये वाली सारी जो ड्रग्स हैं या ये जो है नारकोटिक्स हैं, ठीक है, नशावर अद्वियात जो है, ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ये वाली सारी आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स आ जाते हैं कुछ, ठीक है। एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन मेडिकल स्टोर के अंदर ये वाली चीजें जो है फार्मेसी टेक्नीशियंस अपने नहीं रख सकते, और ये इतनी ज्यादा कॉमनली रोजमर्रा की अद्वियात नहीं है। इसके अंदर चंद एक दो है जो कि रोजमर्रा की अद्वियात हैं। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा, जैसे अब कैंसर की मेडिसिन है वो नॉर्मली मेडिकल स्टोर्स के ऊपर सेल नहीं होती, सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल के बाहर जो फार्मेसी या वो होगी फार्मेसी, सिर्फ वो ही इनको सेल कर सकती है। अब जहाँ पे ड्रग्स ऑफ एनेस्थीसिया है, ये भी नॉर्मली हॉस्पिटल्स के, ये भी नॉर्मली फार्मेसी के ऊपर नहीं मिलते हैं। जहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं ये उनको ही सप्लाई होते हैं, ठीक है, ये वाली जो ड्रग्स होती हैं। अ, तो बैक टू द टॉपिक, गवर्नमेंट जो होती है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर्म 9 के ऊपर फार्मेसी का लाइसेंस देती है और फॉर्म 10 के ऊपर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस देती है। सेल एट मोर देन वन प्लेस, अगर कोई पर्सन डिजायर, ठीक है, अगर कोई पर्सन चाहता है
कि वो डिजायर मतलब चाहता है कि वो सेल करे, बेचे या स्टोर करे ड्रग्स को, या सेल के लिए रखे, या ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि वो कंपनी से लेता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेता है, और वो आगे फार्मेसीज को सेल करना चाहता है, वो एक या एक से ज्यादा जगह पे वो अपना सेटअप बनाना चाहता है, तो उसको एक सेपरेट जगह के लिए एक सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, हर एक सब सेपरेट जगह के लिए। अब इस सब रूल वन के मुताबिक, ठीक है, नो ये नहीं अप्लाई होता है अगर इन केस द ड्रग्स आर प्रॉपरली स्टोर्ड इन ग्रो गो डाउन, एक फार्मेसी है ऊपर और उसके नीचे इसकी कोई गो डाउन है, ठीक है, कोई गोदाम वगैरह जो है नीचे बनाया हुआ है उन्होंने, गो डाउन है, ठीक है, यूज्ड ओनली फॉर द स्टोरेज ऑफ द ड्रग्स, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को स्टोर करने के लिए उन्होंने नीचे जो है जखीरा, यानी कि अब उन्होंने नीचे अपना स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, विच मीट्स द स्टोरेज कंडीशन, वहां पे स्टोरेज कंडीशन जो है वो मीट की जाती है, मतलब कि वहां पे गंदगी नहीं है, वहां पे जो है वो सही माहौल है, वहां पे टेम्परेचर भी मेंटेन किया जा रहा है, वहां पे जो है ह्यूमिडिटी लेवल्स भी मेंटेन है, वहां पे सारी जो है सफाई है, वहां पे चूहे वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वो जो है इज एनलिस्टेड, उसको भी लाइसेंस के ऊपर कंप्लीट एड्रेस के साथ लिखा जाता है कि ये इसकी गोडाउन है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस, आ लाइसेंस इशूड और रीन्यूड अंडर दीज रूल्स, अगर कोई लाइसेंस इशू हुआ है या रीन्यू हुआ है इन रूल्स के मुताबिक, जब तक कि वो सस्पेंड नहीं हो जाता है या कैंसिल नहीं हो जाता है, उससे पहले वो यानी कि इन फोर्स रहता है या वो चलता रहता है, या वो यानी कि वो इन्फोर्स रहेगा 2 साल के लिए, जब वो इशू हुआ है वहां से लेके जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक, यानी 2 साल तक पहले लाइसेंस की एक्सपायरी डेट होती है वो तब तक जो है वो इन्फोर्स रहता है, वो चलता रहता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है फेल्स टू अप्लाई, अगर कोई पर्सन जो है वो रीन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करता है, रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए, जब उसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, 30 दिनों के अंदर अंदर वो लाइसेंस के रीन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करता, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस, जब लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो लाइसेंस को वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है वो रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेता है 30 दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज, जब उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, यानी कि ही हिज लाइसेंस शेल रिमेन इन फोर्स, उसका लाइसेंस जो है चलता रहेगा जब तक एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन के ऊपर नया ऑर्डर नहीं आ जाता कोई, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से, मतलब कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी बेशक उसका लाइसेंस जो है वो रिजेक्ट भी कर दे, बेशक उसका लाइसेंस जो है वो रीन्यू कर दे, तो लाइसेंस जो जब तक ये कोई नया ऑर्डर नहीं आता उसके हवाले से, तब तक उसका लाइसेंस जो है वो चलता रहेगा। लाइसेंस अथॉरिटी शेल इशू आर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन जो उसने दी है उसकी रसीद देगी कि उसने जो है लाइसेंस जो है कि उसका रिन्यूअल अप्लाई किया या लाइसेंस जो है उसने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, रिन्यूअल की रसीद देगी। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये हुक्म है कि वो डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कंप्लीट करे या प्रोसेस को कंप्लीट करे। लाइसेंसिंग के लिए अगर कोई पर्सन अप्लाई करता है, उसने बेशक अगर नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है या किसी लाइसेंस के लिए रिन्यू करने के लिए अप्लाई किया है, तो वो उसको 45 दिनों के अंदर, जब उसको एप्लीकेशन रिसीव हुई है या उसको एप्लीकेशन किसी ने दायर किया है, उसको 45 दिनों के अंदर वो कंप्लीट करे या उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ यानी कि खत्म करे, ठीक है, उसका जो भी प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करे। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है फेल टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाती है, खत्म नहीं कर पाती है, जो टाइम है स्पेसिफाइड टाइम यानी 45 दिनों के अंदर नहीं कर पाती, तो उसको जो है अपनी रीजन बतानी होगी फेलियर की, वो 45 दिनों के अंदर क्यों नहीं कर पाई है। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये जो है उसका ये ओपिनियन है, ये ख्याल है, it is not expedient in the public interest to grant a license, it may refuse the application। एक्सपीडियंट का मतलब होता है कि ये मुफीद नहीं है, ये अच्छी, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, या लोगों के लिए, जो पब्लिक के लिए, पब्लिक के हवाले से उनको ये, उनको सही नहीं लग रहा कि कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ड्रग एब्यूजर है, वो अपनी फार्मेसी खोल रहा है, ठीक है, वो एक बहुत ज्यादा फेमस ड्रग एब्यूजर है, कोई ड्रग डीलर है,
जो कि कोकेन वगैरह बेचता है, अब वो अपनी फार्मेसी खोल रहा है। ठीक है, तो अगर ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इस तरह का कुछ पता चलता है, तो वो उसकी एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि हमें ये मुफीद नहीं लगता है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के हवाले से, कि ये पर्सन जो है अभी तो सामने दिखाने के लिए सही हरकतें करेगा, लेकिन बाद में वो डेफिनेटली ये जो है वो अद्वियात का गलत इस्तेमाल करेगा, या उसको जो है गलत तरह से इसको सेल करेगा या बेचेगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस को शेल नॉट रीन्यू अ लाइसेंस, वो लाइसेंस को रीन्यू करे नहीं करेगी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बगैर। इंस्पेक्शन जब भी रीन्यू होगा लाइसेंस, तो उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के देनी होगी ड्रग इंस्पेक्टर को। ठीक है, और ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जमा करवानी होगी। इस लेक्चर के लिए इधर तक इनाफ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।